आज हम हमारे नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे जो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? वेन एवर द लाइट बेंड्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एनी शार्प ऑब्स्टेकल, और यू कैन से दैट when the light beam when the light passes through sharp edges of any obstacle, it bends, the light bends out in the shadow zone। जो हमारी लाइट है वो शेडो जोन में बेंड हो जाएगी। दिस इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस फिनोमिना of the bending of light, this phenomena of the bending of light is called diffraction। जैसे देखते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्स्टेकल है जिसका कोई डायमेंशन ऐसा है, दिस इज योर ऑब्स्टेकल एंड द लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन इट is along these rays। ये लाइट हमारी इन रेस के अलॉन्ग इंसिडेंट हो रही है इस ऑब्स्टेकल पर। अगर लाइट इस डायरेक्शन में है तो जितने भी आपके वेव फ्रंट जो बनेंगे वो वेव फ्रंट क्या होंगे? लाइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सो जो पिंक कलर के जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स है विच आर परपेंडिकुलर टू द रेस, दी शोज व्हाट? योर वेव फ्रंट्स। ये सब क्या है? आपके वेव फ्रंट्स। ठीक है। So in this case, if you will see, then the wavefront which is incident on the obstacle, all the points which are lying on the wavefront, ये जितने भी points हमें अलग अलग point जो मिलेंगे, all of these will themselves behave as a secondary sources। Now since the distance between or the gap between the obstacle, कौन से वाले gap की बात कर रहा हूँ मैं? इस gap की। इस वाले gap का डायमेंशन जो है वो हमारे wavelength से बहुत ज़्यादा है। ये वाला गैप जो है b, दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन दिस स्लिट। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन? दैट मोस्ट ऑफ द लाइट विल पास थ्रू द स्लिट इन द सेम डायरेक्शन। मोस्ट ऑफ द लाइट विल पास थ्रू द स्लिट इन द सेम डायरेक्शन। ओनली अ वेरी फ्यू लाइट विल गेट बेंडेड। बहुत थोड़ी सी लाइट जो है आपकी वो बेंड हुई है, और जो बेंड हुई है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? बहुत लो। सो विल से लो इंटेंसिटी लाइट इन शेडो रीजन। जहां पे आपका शेडो रीजन कौन सा होगा? वन अबव दिस। एक तो आपका शेडो रीजन बनेगा यहाँ वाला पूरा पूरा, और दूसरा शेडो रीजन बनेगा इसके नीचे का पूरा एरिया। सो इस एरिया में आपकी बहुत लो इंटेंसिटी की लाइट ही जाएगी, हायर इंटेंसिटी की लाइट नहीं जाने वाली। इन केस इफ द स्लिट width is greater than the dimension of the wavelength. So in this case you will say there have been the phenomena of rectilinear propagation of light। rectilinear propagation of light का phenomena आपको ऑब्जर्व होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइट आपकी स्ट्रेट डायरेक्शन में पास हो गई। ठीक है। इन केस इफ यू विल नाउ रिड्यूस द width ऑफ द स्लेट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अगले डायग्राम में, in this case the same light which was incident on the first slit is also incident on the second slit। बट यहाँ पे जो हमारी स्लिट के बीच का विड्थ जो है वो बहुत स्मॉल है, और यू कैन से दैट इट इज़ कंपेरेबल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट इटसेल्फ। यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारी स्लिट की विड्थ जो है वो कितनी है? सिर्फ इतनी। सो इन दिस केस द वेव फ्रंट विच इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट, ये वाला वेव फ्रंट जो है जो हमारे स्लिट के ऊपर इंसिडेंट हुआ, ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेकेंडरी वेव फ्रंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट विल देमसेल्फ एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फ्रेश डिस्टर्बेंसेज इन द मीडियम। और जितने भी ये फ्रेश डिस्टर्बेंस है, दीज विल प्रोपगेट विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। सो इफ विल कंसिडर अ पॉइंट
इसके अंदर भी कुछ ही पॉइंट्स आएंगे जिसकी वजह से कुछ हमारी रेस तो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगी, बट काफ़ी पोर्शन इसका क्या होगा, हमारा बेंड हो जाएगा, काफ़ी पोर्शन आपका बेंड हो जाएगा। और बेंड क्यों हुआ है ये वाला पोर्शन, बिकॉज इफ़ यू विल सी फ्रॉम द थ्योरी ऑफ द वेव फ्रंट, तो जितने भी हमारे ग्रीन कलर के जो पॉइंट्स हैं इन सभी से आपके वेव फ्रंट्स कैसे बने होंगे, इन सभी के वेव फ्रंट्स आपके सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बने होंगे। दी टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स विल बी फॉर्म्ड। एंड सिमिलरली अगर हम कोई दूसरा पॉइंट भी देखें जो लोअर वाला था, सो वहाँ से भी इस टाइप के सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेंगे। सो जितने भी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होती है, लाइट रेस। सो द लाइट रेस will flare out in all the direction. The light rays will flare out or it will diverge in all the possible cylindrical direction. हाफ cylindrical direction में हमारी सारी लाइट रेस क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। सो जो हमारा पहले जो शेडो रीजन था, पहले वाला शेडो रीजन कौन सा था, जो स्लिट के ऊपर का एरिया था और जो स्लिट के नीचे वाला एरिया था। तो एक बहुत नैरो जोन होगा जहाँ पे आपका स्लिट नहीं था, लेकिन हमारे पूरे जोन में ही लाइट क्या हुई है, फैल गई, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इस केस में आपको लाइट का डिफ्रेक्शन मिला है। इन द सेकंड केस यू हैव गॉट डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। सो दिस इज योर डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया। और ये डिफ्रेक्शन आपको कब मिलेगा, उसकी स्पेशल कंडीशन क्या है कि जो हमारी स्लिट की जो विड्थ है बी, that should be comparable to the wavelength of the light which is incident on the slit. So all kinds of wave effect of diffraction is perceptible only if the wavelength of wave is comparable to the dimension of the diffracting device. क्या चीज़ कि आपको सभी टाइप की वेव्स, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लाइट वेव्स हों, साउंड वेव्स भी जो होती हैं वो भी डिफ्रेक्शन का फिनोमेना दिखाती हैं। सो वी विल से दैट ऑल काइंड्स ऑफ waves demonstrate the phenomena of diffraction कब, only when the wavelength of wave is comparable, it is comparable to the dimension of diffracting device। जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल जो बताए हैं उन एग्जाम्पल में मैंने अपना डिफ्रेक्टिंग डिवाइस क्या माने, एक स्लिट। डिफ्रेक्टिंग डिवाइस मैंने वहाँ पे क्या माने, एक स्लिट माने, ठीक है। सो इन दैट केस द स्लिट विड्थ should be comparable to the or should be nearly equal to the wavelength of the light which is incident on the slit. So basically there are two types of diffractions. There are two types of diffraction. सबसे पहले जो है उसको हम बोलते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन। द फर्स्ट वन इज योर फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन। ये कब होता है, when the source of the light is at a finite distance from the slit. In all of these cases I will consider that the diffracting device is a slit having the dimension which is very much nearly equal to the width or the wavelength of my incident light. So in this case if this is the slit width, so I am considering that the source of light is at a finite distance from the slit. जो हमारा सोर्स जो है वो स्लिट से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर, and I can draw a line which is passing midway through the slit. So यहाँ पे क्या होगा, अगर आप गौर करके देखेंगे, so in this case one light ray from the source will be incident on the upper edge of the slit and one light ray from the source will be incident on the lower edge of the slit, where this is the location of the source. And the source itself is located at a finite distance from the diffracting device. ये जो डिस्टेंस है ये फाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारी लाइट का बेंडिंग जो होगा वो भी स्मॉल होगा। द लाइट विल बेंड इन दिस डायरेक्शन एंड सिमिलरली द अदर लाइट विल बेंड इन सम अदर डायरेक्शन। और जहाँ पे आप इस बेंडिंग को ऑब्जर्व कर रहे हो, जो आपकी स्क्रीन है,
दैट स्क्रीन itself is at a finite distance from the diffracting device. ये जो मेरी स्क्रीन है, this screen, this is also at some finite distance. फाइनाइट डिस्टेंस पर हमारी स्क्रीन रखी गई है. सो इस टाइप की डिफ्रैक्शन को आप क्या बोलेंगे? फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन. ठीक है. दूसरा जो डिफ्रैक्शन होता है दैट इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, दैट इज नोन एज फ्रॉनहोफर diffraction, in which case both the source as well as the screen are at infinite distance from the diffracting device. कब? When the diffraction is analyzed at very large distance from the diffracting device, then you will say कि किस टाइप का डिफ्रैक्शन आपको मिला है? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. ठीक है. सो उस केस में आपके पास कैसा डायग्राम होगा? हमारी जो स्लिट्स हैं, दो स्लिट्स विल बी हैविंग अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम. The light rays which are incident on the slit are nearly parallel to each other. क्योंकि ये अब इन्फिनिट डिस्टेंस से आ रही हैं. ये जितनी भी लाइट रेज हैं ये कहाँ से आ रही हैं? इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही हैं. क्योंकि हमारा सोर्स कहाँ पे होना चाहिए? बहुत दूर. और अगर सोर्स हमारा इनफाइनाइट पे होगा तो जितनी भी लाइट रेज हैं वो सारी सारी क्या हो जाएंगी? आपस में पैरेलल टू ईच अदर. सो ऑल दीज लाइट रेज विल बी पैरेलल टू ईच अदर. और वेवफ्रंट कैसा होगा? ऐसा प्लेनर वेवफ्रंट मिलेगा. Now this wavefront will be incident on this slit also, and in that case the flaring out or the bending of the light will be maximum. जितनी भी लाइट्स हैं वो हमारी हर रीजन में बेंड कर रही है. आप इसको ऑब्जर्व कहाँ पे करेंगे? स्क्रीन पर. और जो स्क्रीन है वो भी कहाँ पे रखी हुई है? एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग डिवाइस इटसेल्फ. जो हमारी स्क्रीन है वो भी बहुत दूर रखी गई है. दिस इज एट infinite distance or at very large distance as compared to the dimensions of the slit or the wavelength of the light. So जो हमारी स्क्रीन है वो बहुत दूर रखी गई है. इस टाइप की डिफ्रैक्शन को आप बोलेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. हमारे सिलेबस में सिर्फ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है. सो आगे हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए करेंगे. सो एज वी ऑलरेडी हैव सीन दैट इन द केस ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन द विड्थ ऑफ द स्लिट. कौन सी विड्थ की बात कर रहा हूँ मैं? अगर आप इसी डायग्राम में देखें, so I am talking about this width. This width B is comparable to the wavelength of the light. ये जो हमें width जो मिलेगी B, this is very small, and in that case the resultant intensity in any random direction. मान लीजिए आपने अपनी डायरेक्शन जो एज्यूम करनी है, आप बोल रहे हो कि आप इस डायरेक्शन में देखना चाहते हो. You want to calculate the intensity of the light in this particular direction. Then this intensity of light, resultant intensity of light in this particular direction will be a function of angle theta, where I am measuring the angle theta from the center of the slit. स्लिट से जितने एंगल पे हम जाते रहेंगे वैसे वैसे हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी. और यहाँ पे जो हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को यूज करके बोल रहे हैं. सो विल से दैट इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा इज एनालाइज्ड बाय फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन. और जैसे जैसे आप अलग अलग एंगल थीटा पे जाएंगे कंटिन्यूसली आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी. रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी. सो इसको और क्लियरली देखने के लिए जो हमारा इतना पोर्शन है इसको हम जूम करके नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं. इसको अगर हम जूम करके और मैग्नीफाइड अगर इसका व्यू देखें, सो द मैग्नीफाइड व्यू ऑफ स्लिट. और मैं पहले ही बता रहा हूँ जो हमारी स्लिट है उसका डायमेंशन लगभग हमारी लाइट की वेवलेंथ के इक्विवेलेंट है. सो इवन इन दैट केस इफ यू विल ड्रॉ द मैग्नीफाइड व्यू इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. where this dimension is B. ये वाली जो डायमेंशन है ये किसके बराबर है? स्लिट विड्थ B के बराबर. और इस पे हमारी लाइट रे जो आके इंसिडेंट हुई थी दैट वाज समथिंग लाइक दिस. सो वेव फ्रंट्स कैसे थे? जो हमारी लाइट रे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे. दीज वर द वेव फ्रंट्स विच वर इंसिडेंट ऑन द स्लिट. और जितने भी हमारे वेव फ्रंट पे पॉइंट जो हैं वो सारे सारे पॉइंट कैसे बिहेव करेंगे एज अ सेकेंडरी सोर्स. सो इट विल बी हैविंग
हाउ मैनी सच पॉइंट्स, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। जो हमारी स्लिट की विड्थ है ऑलरेडी ये बहुत कम थी, लेकिन इसके अंदर भी इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, एंड एवरी पॉइंट विल बी प्रोड्यूसिंग सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स इन द फ्रंट ऑफ इटसेल्फ, जिसकी वजह से आपकी जो लाइट जो होगी दे विल बी इन एवरी डायरेक्शन, those light rays will be in every direction. So we can draw all those light rays something like this. समझ में आया? Where I am measuring this angle theta, किसी भी पॉइंट के लिए अगर आप एंगल थीटा देखोगे तो दिस एंगल विल बी एंगल थीटा, ठीक है। सो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैंने इस वाली डायरेक्शन में बोली थी, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिली कहाँ से आपको? ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ ऑल दीज वेव्स विच आर कमिंग इन अ पर्टिकुलर एंगल थीटा। सिमिलरली जो आपके पास इस डायग्राम में मैंने ग्रीन कलर की जितनी भी लाइट रेज दिखाई हैं, ऐसा नहीं है कि लाइट रेज सिर्फ ऐसी ग्रीन कलर वाली डायरेक्शन में, लाइट रेज आर ऑल्सो पॉसिबल इन दिस ब्लू कलर डायरेक्शन विच आर एट सम अदर एंगल थीटा, एंड ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन इनकी जो थीटा की जो वैल्यू है ये क्या है? कुछ डिफरेंट है। इन सभी पॉइंट्स की जो थीटा की वैल्यू है वो कुछ डिफरेंट है, जिसकी वजह से इन सब के इंटरफेरेंस की वजह से जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा इंटेंसिटी दैट विल बी डिफरेंट। इसकी वजह से रिजल्टेंट इंटेंसिटी को अगर मैं IR2 बोलूँ, क्या बोल रहा हूँ उसको? IR2, और जो मेरी ग्रीन कलर वाली जो वेव्स हैं उनकी वजह से जो इंटेंसिटी है उसको अगर मैं IR1 बोलूँ, सो IR1 will be a function of angle theta 1, whereas intensity, resultant intensity due to the second waves will be a function of angle theta 2। वहाँ पे angle theta 2 हमारा क्या होगा? The angle which is measured from the horizontal direction, this angle will be theta 2 and this purple colored angle is my angle theta 1। समझ में आया? So हम in general किसी भी डायरेक्शन की अगर आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर देखना चाहोगे देन दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ थीटा। सो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? विल से फ्रॉम हेयर दैट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू द interference of all the waves in this direction। जो आपकी स्लिट के अंदर जो बहुत सारे पॉइंट्स पड़े हैं, हर पॉइंट ने हर पॉसिबल डायरेक्शन में एक एक वेव को एमिट किया है, बट हर सिंगुलर पॉइंट से एक गिवन एंगल थीटा पे जितनी भी आपकी लाइट रेज निकली हैं उन सभी के इंटरफेरेंस की वजह से जो आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट रिजल्टेंट इंटेंसिटी बाय यूजिंग दिस। सो इंटरफेरेंस ऑफ ऑल द वेव्स इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम सेकेंडरी वेवलेट्स, समझ में आई बात? ठीक है। सो नाउ लेट अस एनालाइज द डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बाय अ सिंगल स्लिट। एनालिसिस ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बाय सिंगल स्लिट देखते हैं। सो विल रीड्रॉ दिस डायग्राम अगेन, और इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, and I'm going to redraw this diagram again। हाँ जी, तो देखिए इस डायग्राम को अगर हम थोड़ा सा बड़ा और कर देते हैं ताकि मैं इजीली आपको वो सारे के सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकूं। सो हियर लेट अस कंसिडर द डिफरेंट पॉइंट्स आर समथिंग लाइक दिस।
यहाँ पे जितने भी ग्रीन कलर के पॉइंट्स हैं मैं उनकी नंबरिंग साथ में कर रहा हूँ. लेट दिस इज़ योर पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल n. कितने हैं? ऐसे n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं. जो हमारा पॉइंट 1 है और पॉइंट नंबर n है, ये हमारी स्लिट की विड्थ थी. सो दिस वाज शोइंग द स्लिट विड्थ b एंड आई एम एज्यूमिंग दैट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? से फॉर एग्जाम्पल d. कितना डिस्टेंस है? d. सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 एंड 3, जो हमारा पॉइंट 2 है और पॉइंट 3 है, इसके बीच का डिस्टेंस भी कितना है? d. सो अगर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे n है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर ऐसे n है, सो यू विल से दैट n minus 1 into d will be equal to the slit width b. It will be equal to the slit width b. Now the path difference between the waves which is starting from the point 1 and point 2, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को अगर कंसिडर करूं, तो मैं यहाँ पे पार्ट डिफरेंस किसका निकालना चाह रहा हूँ? सेम डायग्राम में मैं सारी रेस को एमिट कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सी ड्रॉ करूंगा? जो 1 और 2 से जो आ रही है. सो लेट अस रिमूव ऑल दिस. हाँ जी, अब देखिए जो 1 और 2 से जितनी भी हमारी रेज आ रही हैं, सिंस हमारी स्क्रीन स्लिट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, सो व्हाट विल बी द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेज? इट विल बी गिवन बाय ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द रे नंबर 1 टू रे नंबर 2. तो यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो जितना ये वाला जो पोर्शन जो मिलेगा, सिर्फ इतना ही पोर्शन हमारा क्या होगा? पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज 1 एंड 2. सो दिस विल बी शोन एज डेल्टा 1, 2. यहाँ पे डेल्टा 1, 2 क्या शो कर रहा है? पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज 1 एंड 2. और जैसा हमने YDAC वाले सेटअप में देखा था, इसकी वैल्यू कितनी आती है? d साइन थीटा के बराबर. इसकी वैल्यू कितनी आती है? d साइन थीटा के बराबर. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द वेव्स फ्रॉम 1 एंड 3, अगर मैं 1 और 3 वाली जो वेव्स हैं, जो पॉइंट नंबर 1 से शुरू हुई और पॉइंट नंबर 3 से शुरू हुई, अगर मैं इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना चाहूँ, सो दिस इज दिस वन एंड दिस इज दिस वन, तो ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना है? दिस डिस्टेंस इज 2d. और जो हमारी पॉइंट नंबर 3 है, वहाँ से वेव कौन सी गई है? ये ग्रीन कलर की. सो पाथ डिफरेंस अब कितना आएगा 1 और 3 के बीच का? अगेन यू विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम रे नंबर 1 ऑन रे नंबर 3. सो दिस लेंथ will give you the path difference between the ray 1 and 3. So it will be shown by delta 1, 3, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 2d sin थीटा. सिमिलरली अगर हम फर्स्ट और nth पॉइंट के बीच का अगर पाथ डिफरेंस निकालेंगे, फर्स्ट और nth के बीच का अगर पाथ डिफरेंस निकालेंगे, सो वो वाला पाथ डिफरेंस कितना आएगा? डेल्टा बिटवीन 1 एंड n विल बी इक्वल टू n minus 1 इंटू d साइन थीटा. जब 1 और 2 था तो यहाँ पे आया d, मतलब भाई एक तरीके से आपने क्या लिखा? 2 minus 1 इज इक्वल टू 1. तो d का कोफिशिएंट कितना आया? 1. 3 minus 1 कितना आएगा? 2. सिमिलरली n minus 1 कितना आएगा? n minus 1. सो ये तो हमने सारे के सारे क्या लिखे? पाथ डिफरेंस. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स. सो द फेज डिफरेंस बिटवीन द waves which is starting from point 1 and 2 will be equal to 2 pi upon lambda into d sin theta into d sin theta. मान लीजिए इसकी वैल्यू को मैं सिर्फ फाई से डिनोट करता हूँ. नाउ द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स फ्रॉम वेव्स बिटवीन द पॉइंट 1 एंड 3 विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट 1 एंड 3 कितना है? वो 2d sin थीटा के बराबर. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2d sin थीटा. इसमें से देखिए आपके पास कौन कौन सी टर्म्स कॉमन आएंगी? 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा यहाँ पर भी है. साथ में क्या है हमारे पास? d साइन थीटा, और यहाँ पे भी क्या है? d साइन थीटा. तो हमारे पास एक एक्सेस टर्म कौन सी बची? 2. सो द पाथ डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1 एंड 3 विल बी इक्वल टू 2 फाई. कितना आया? 2 फाई. सिमिलरली द फेज डिफरेंस, सब्सिक्वेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट 1 एंड n विल बी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू फाई. कितना आएगा वो? n minus 1 into 5. So if you know all the phase differences and assuming that the first wave, पहली वेव जो हमारे पॉइंट नंबर 1 से जो स्टार्ट हुई थी, उसकी इक्वेशन को अगर हम लिखें y1 is equal to a sin ओमेगा t,
क्या लिख रहे हैं हम उसको, लेट द इक्वेशन ऑफ वेव फ्रॉम पॉइंट 1, जो हमारी पॉइंट 1 से जो हमारी वेव जो निकली है उसकी इक्वेशन को अगर मैं लिखूँ y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, कितना लिखा हमने, y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। सो सेकेंड पॉइंट से जो हमारी रे जो ट्रेवल की, सेकेंड पॉइंट से जो हमारी वेव जो ट्रेवल की है उसने एक एडिशनल पाथ चलाए, उसने कुछ एडिशनल पाथ चलाए ना, वो एडिशनल पाथ किसके बराबर है, इस वाली लेंथ के बराबर, जो है कितना लैम्डा 1/2, और इस डेल्टा 1/2 या पाथ डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंगली आपको क्या मिला है, फेज डिफरेंस, और इसकी वैल्यू कितनी है 5। सो आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में ये फेज डिफरेंस एडिशनल एड अप करेंगे। सो विल राइट द इक्वेशन ऑफ वेव विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 या ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी वेव पहले स्टार्ट हुई है बाद में। फेज डिफरेंस पॉजिटिव, पाथ डिफरेंस पॉजिटिव होने के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा फेज डिफरेंस कितना आएगा, नेगेटिव। सिमिलरली द इक्वेशन ऑफ द थर्ड वेव यू कैन राइट इट एज phi3 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 phi, एंड इन द सिमिलर फैशन यू मे कंटिन्यू टू राइट ऑल द वेव्स। और अगर हम nth वेव की बात करेंगे तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस n-1 इंटू 5, ठीक है। अब जो हमें डिफ्रैक्शन जो मिल रहा था, आइए देखिए हमने क्या बोला था, डिफ्रैक्शन किसकी वजह से, इट इज ड्यू टू द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, किसकी वजह से, ड्यू टू ऑल द वेव्स इन द गिवन डायरेक्शन। सो अगर आपको नेट इंटेंसिटी निकालनी है तो हमें इन सभी वेव्स का क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। सो द रिजल्टेंट will be given by the vector sum of all these individual displacements, sorry this will be y2 y3 and till yn। अगर हम इन सभी का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अगर निकालें, जहाँ पे ये क्या शो कर रहे हैं, दिस इज गिविंग यू द रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, ड्यू टू सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, then that resultant displacement will be equal to y1 plus y2 plus y3। सारी की सारी वैल्यूज अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे, so after solving you will get the resultant intensity will be equal to a sin of n phi by 2 divided by sin phi by 2 multiplied by sin of omega t minus n-1 by 2 into 5, ठीक है। इन दिस क्वांटिटी आई एम एज्यूमिंग कि दिस टर्म, इस पूरी टर्म को हम मान रहे हैं r, विच इज द नेट एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, एंड दिस क्वांटिटी आई एम ट्रीटिंग एज थीटा, सॉरी इस क्वांटिटी को नहीं, हम सिर्फ इतनी क्वांटिटी को अगर थीटा एज्यूम करें, सो यू मे राइट दैट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी और द रिजल्टेंट वेव इक्वेशन विल बी इक्वल टू आर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा, आर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा। और ये जो हमने लिखा है ये कहाँ पे लिखा है, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन और फ्रॉम द स्लिट, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट। सो स्लिट से इतनी दूरी पर जो हमारी नेट वेव की इक्वेशन जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, आर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा, इन विच द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू हाउ मच, ए साइन ऑफ n phi by 2 डिवाइड बाई साइन phi by 2, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे नंबर ऑफ पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हैं, सिंस देयर विल बी ऑलमोस्ट इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, सो यू विल से सिंस n इज वेरी लार्ज, जहाँ पे कैपिटल एन या स्मॉल एन दोनों एक ही चीज़ हैं, जो हमने अपनी स्लिट के बीच में जो नंबर ऑफ पॉइंट जो माने थे ये वाले, इसको कैपिटल एन लिखें या स्मॉल एन लिखो। सो सिंस कैपिटल एन इज़ वेरी लार्ज, सो यू विल से दैट जो आपकी बी वाली जो क्वांटिटी थी जिसको हमने लिखा क्या था, n-1 इंटू डी, दिस विल बी नियरली इक्वल टू n इंटू डी, दिस विल बी नियरली इक्वल टू n इंटू डी। सो व्हाट वी विल डू टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब मुझे रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन तो मिल गई है,
इस रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन से अगर मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर फाइंड आउट करना चाहूँगा, दैट यू नो दैट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, और प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम रिमूव करेंगे सो यू विल गेट एनी कांस्टेंट k इंटू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. हम इसको r नहीं लिखेंगे, वी विल राइट डाउन r, सो इट विल बी k इंटू आर स्क्वायर. Substituting the value of r, you will get a sine of n phi by 2 divided by sine of phi by 2 और इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर. ऐसा करते हैं, अब हम इसको n स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं. n स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया. जो हमारी न्यूमरेटर वाला जो n स्क्वायर है वो स्क्वायर के अंदर जाके सिंगल क्वांटिटी n बन जाएगा. सिमिलरली जो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन फाइव बाई टू क्वान्टिटी लिखी हुई है, साइन फाइव बाई टू, सिंस एंगल्स जो यहाँ पे जितने भी हैं, एंगल्स जो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइव क्या था हमारा फेस डिफरेंस, और ये फेस डिफरेंस किसके बराबर है, स्लिट की विड्थ d के बराबर. सिंस d इज़ वेरी स्मॉल, since d is very small, so we'll say phi की वैल्यू भी क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी. और अगर phi की वैल्यू स्मॉल है, so in that case you will say or you may assume that sine of phi by 2 is nearly equal to phi by 2. So using this approximation हम यहाँ के डिनोमिनेटर को, सिर्फ डिनोमिनेटर को क्या लिख लेंगे, phi by 2, और इस n स्क्वायर को डिनोमिनेटर के अंदर ले जाएंगे. सो आपके पास रिजल्टेंट क्या बचेगा, देखिए, इट विल बी k इंटू न्यूमरेटर में a के साथ हमने इस वाले n को लिखा, सो इट विल बी a n इंटू साइन ऑफ n फाइव बाई टू. डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, जो ये वाली वैल्यू है साइन फाइव बाई टू, इसको तो पहले हमने लिख लिया फाइव बाई टू, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में n जो था उसको हम अंदर की तरफ ले गए, सो उसकी वजह से हमने एक एडिशनल टर्म यहाँ पे लिख दी n फाइव बाई टू. समझ में आया ये अप्रॉक्सीमेशन हमने यहाँ पे कैसे यूज़ किया. एंड रिमेंबर दैट द वैल्यू ऑफ फाई इन ईच ऑफ दिस केस, फाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी साइन थीटा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी साइन थीटा. ठीक है. नाउ इन दिस क्वांटिटी the value of n phi by 2 in the numerator as well as in the denominator, I am treating that as beta. उसको हम क्या लिख रहे हैं, बीटा. और हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर में भी टर्म है, ये वाला स्क्वायर लिखना ना भूलें. सो द रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर कैन बी रिटन एज k इंटू साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, k into sin square beta upon beta square, where the value of beta is equal to n phi by 2. phi की वैल्यू को हम यहाँ वाले रिलेशन से नीचे पुट करेंगे, तो बताओ क्या मिलेगा आपको, n अपॉन 2 इंटू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी साइन थीटा. 2 and 2 will cancel out, so the value of beta will be equal to pi, और एन डी, एन और डी किसके बराबर होगा आपके, बी के बराबर. सो इट विल बी पाई इंटू बी इंटू साइन थीटा अपॉन लैम्डा. ठीक है. जहाँ पे बी क्या है आपका, स्लिट विड्थ और डायमेंशन ऑफ द डिफ्रैक्टिंग डिवाइस, और इट इज़ द डायमेंशन ऑफ द डिफ्रैक्टिंग डिवाइस. लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और थीटा जिस डायरेक्शन में आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते थे, जिस डायरेक्शन में आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते थे. ठीक है. सो हियर्स द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, सॉरी, दिस इज द वैल्यू आई नॉट, वेयर आई नॉट इज द वैल्यू ऑफ k इंटू एन ए स्क्वायर. के को अगर हम एन ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेट वो वाली इंटेंसिटी मिलेगी जो हमारी स्लिट के ऊपर इंसिडेंट हुई थी, जो हमारी स्लिट के ऊपर इंसिडेंट हुई थी उसकी हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी. ठीक है. सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू मे सी कि हमारा जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ बीटा.
and from this relation you will say that beta itself is a function of theta. So combining these two equations, from this and this, you will write that the resultant intensity is a function of theta. जो आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिली है वो किसका फंक्शन मिली है, थीटा का फंक्शन मिली है. सो जैसे जैसे हमारा एंगल थीटा चेंज होता रहेगा कंटिन्यूसली हमारी इंटेंसिटी भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी. इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी. सो नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द डिफरेंट पॉइंट्स. सो फर्स्टली विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिनिमा. अगर हम मिनिमा निकालना चाहें तो देखो हमारे पास स्लिट कैसी है. You have your slit something like this. इस पे जो हमारी लाइट रे जो इंसिडेंट हुई that is like this. और जो हमारी सेंट्रल लाइन है that सेंट्रल लाइन is this dotted line, जहाँ से किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है IR that will be given by I naught sin square beta upon beta square which is at a angle of theta. और यहाँ पे जो हमारी बीटा की वैल्यू है वो किसके बराबर आती है, पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा, पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा. सो लेट अस फर्स्टली कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट व्हेन द एंगल थीटा इटसेल्फ इज जीरो. जब हमारा एंगल थीटा ही जीरो हो गया, मतलब कौन सी वाली रे के along this ray you will say that the value of angle theta is equal to 0 डिग्री. और ऐसी रे के लिए हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आएगी, अगर थीटा ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ से आप बताओ बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो. और अगर बीटा हमारा ज़ीरो हो गया तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी, साइन ऑफ ज़ीरो अपॉन ज़ीरो का होल स्क्वायर. इन दिस केस द टर्म इनसाइड दिस कर्ली ब्रैकेट is giving you a indefinite function. ये किस टाइप का फंक्शन है, indefinite function which will be solved by using the property of the limits. So मैथमेटिक्स में आपने लिमिट्स के अंदर पढ़ा था that the limit sin theta upon theta when theta tends to 0 is equal to 1. Using this mathematical relation you may put this value over here और आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहाँ मिलेगी, इसको सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, इट विल बी इक्वल टू आई नॉट. कितनी आएगी, आई नॉट, विच इज़ द मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉसिबल. इट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी इन फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन, इन द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन. और अगर आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो आप क्या बोलेंगे कि ये किस टाइप का आपको मिले, दिस इज गिव यू मैक्सिमा. ये आपको किसकी कंडीशन मिल रही है, मैक्सिमा की कंडीशन मिल रही है. समझ में आया. और दिस विल बी इन दिस केस इट विल बी कॉल्ड एज सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा. सो इट विल बी सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा. सो एट कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू of the angle theta is equal to 0 degree you will get central diffraction maxima. क्या मिलेगा, central diffraction maxima. अब अगर मैक्सिमा आया है तो उसके बाद अगला पॉइंट क्या आना चाहिए, मिनिमा का आना चाहिए. और अगर मिनिमा का पॉइंट है तो वहाँ पे आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो. सो टू फाइंड द पोजीशन, नॉट पोजीशन, टू फाइंड द लोकेशन. लोकेशन का मतलब क्या है, बेसिकली एंगल थीटा फॉर मिनिमा आपको करना क्या होगा, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, ज़ीरो. रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, ज़ीरो. जहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर. सो इट इम्प्लाइज आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ज़ीरो. अगर हम इस वाली टर्म को देखें तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि साइन बीटा जब ज़ीरो हो जाएगा तब आपका न्यूमरेटर तो ज़ीरो हो गया. और इसकी कंडीशन क्या क्या है कि बीटा की वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल है, ज़ीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन. लेकिन इस वैल्यू में से हम बीटा की वैल्यू को ज़ीरो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने बीटा की वैल्यू को ज़ीरो लिया तो आपका डिनोमिनेटर में भी जो बीटा है वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो. सो इट विल बी अगेन अ ज़ीरो अपॉन ज़ीरो फॉर्म, जो लिमिट से सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा, 1. और इंटेंसिटी आई नॉट जो है
इंटेंसिटी आई नॉट जो हमारी इंसिडेंट लाइट की थी वो ज़ीरो हो नहीं सकती. इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ एंगल बीटा शुड नेवर बी ज़ीरो. जो हमारा फंक्शन बीटा है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए. सो अदर देन दैट द वैल्यू ऑफ बीटा कैन बी ईदर ऑफ पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन. सो इन जनरल इट कैन बी हैव द वैल्यू ऑफ एम पाई. सो आपके पास बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जनरल एम पाई. और जब भी आपके बीटा की वैल्यू एम पाई होगी सो वहाँ पे साइन बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो. साइन बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो. एंड इन दैट केस द वैल्यू ऑफ एम की क्या क्या यहाँ पे वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, ऑल इंटीग्रल वैल्यूज अदर देन ज़ीरो. इट कैन बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन. और यू में से कि एम की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, ऑल इंटीग्रल वैल्यूज अदर देन ज़ीरो. क्योंकि अगर एम की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो अगेन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है. अच्छा, बीटा था किसके बराबर, देखो बीटा की वैल्यू किसके बराबर थी, पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा. सो इधर से हम बीटा की वैल्यू को ये वाली वैल्यू और दूसरी वाली वैल्यू को इक्वेट करें. सो यू विल से एम पाई शुड बी इक्वल टू पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा. पाई एंड पाई विल कैंसल आउट एंड यू विल से दैट फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा अपॉन बी, एम लैम्डा अपॉन बी. सो इन सभी वैल्यूज़ पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमा. सो दिस इज द जनरल कंडीशन ऑफ मिनिमा. दिस इज योर जनरल कंडीशन ऑफ मिनिमा. ठीक है. अब देखिए फॉर m इक्वल टू 1, जब हमें m की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, क्योंकि m तो ज़ीरो तो हो नहीं सकता, तो सबसे पहले इंटीग्रल वैल्यू कौन सी पॉसिबल है, 1. यू विल गेट फर्स्ट मिनिमा. आपको किसकी पोजीशन मिलेगी, फर्स्ट मिनिमा, विच आई एम शोइंग बाय एंगल थीटा 1 विच विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा अपॉन बी. तो यहाँ पे आपको क्या मिला, फर्स्ट मिनिमा. corresponding to the value of m equal to 2 you will say you have got second minima. क्या मिला है आपको, सेकेंड मिनिमा. और उसका एंगल कितना होगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 लैम्डा अपॉन बी. कितना होगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 लैम्डा अपॉन बी. जो हमारा फर्स्ट मिनिमा है उसको देखो, उसका मीनिंग क्या है कि अगर इस टाइप की हमारे पास स्लिट थी, इस टाइप की स्लिट थी और स्लिट के बीच का सेंट्रल लाइन जो थी, दिस वाज माय सेंट्रल लाइन विच वाज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्लिट. हाँ जी, इस टाइप की हमारी सेंट्रल लाइन है. इंसिडेंट लाइट रेज कैसी हैं, दीज आर द इंसिडेंट लाइट रेज. और हमें ये पता था कि कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू ज़ीरो, जब हमारे थीटा की वैल्यू कितनी थी, ज़ीरो, मतलब इस ब्राउन वाली लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग थी, तो आपको क्या मिल रहा था, सेंट्रल मैक्सिमा. उसके बाद आपको फर्स्ट मिनिमा कब मिला, फर्स्ट मिनिमा आपको कब मिला, जब एंगल थीटा 1 मिला आपको. दिस थीटा 1 विल बी हैविंग सम फाइनाइट वैल्यू ऑन द अपर साइड, और ऐसे ही एंगल थीटा 1 आपको लोअर साइड पे भी मिलेगा. सो दिस लोकेशन, कौन सी लोकेशन, इस वाली लोकेशन पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमा. एंड सिमिलरली दिस लोकेशन विल बी ऑफ दैट ऑफ द मिनिमा. और ये दोनों ही लोकेशन किसकी हैं, फर्स्ट मिनिमा की. सो द कंप्लीट रीजन बिटवीन द मिनिमा विल बी द विड्थ ऑफ द मैक्सिमा. ये वाली जो येलो कलर से जो मैंने शो जो किया है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर से जो लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस कंप्लीट रीजन विल बी दैट ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा. ये वाला जो है ये हमारा कौन सा लोकेशन है, सेंट्रल मैक्सिमा का. सो यू विल से द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा. समझ में आया, सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ कितना मिला. सो अपर साइड पे आप कितना एंगल चले थे, थीटा 1. लोअर साइड पे कितना एंगल चले, थीटा 1. लोअर साइड पे भी कितना एंगल चले हो, थीटा 1. सो आपको एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी मिलेगी, ये वाली एंगुलर विड्थ को अगर आप थीटा मैक्सिमम सेंट्रल लिखोगे तो ये किसके बराबर आएगा, 2 थीटा 1 के. किसके बराबर आएगा, 2 थीटा 1, where the value of theta 1 is equal to sin inverse of lambda upon b. So the
एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी इक्वल टू ट्वाइस साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा अपॉन बी, 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा अपॉन बी। समझ में आया?